कभी कभी एक कहानी में इतनी ताकत होती है कि वो लाखों लोगों की सोच बदल सकती है। आज हम एक ऐसी ही ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 2 के एक विश्लेषण पर नजर डालेंगे जो ये दावा करता है कि इस फिल्म में एक छिपा हुआ एजेंडा है जो सबके सामने होते हुए भी शायद नजर नहीं आता। तो सवाल ये है कि क्या कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म ये तय कर सकती है कि लोग किसे वोट दें? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन चलिए काल्पनिक फिल्म धुरंधर 2 के इस विश्लेषण को समझते हैं। ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई, पर एक आलोचक का मानना है कि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल मैसेज भी देती है। तो ये विश्लेषण शुरू कैसे होता है? देखिए, इसमें पहले तो फिल्म की खूब तारीफ की गई है कि भाई इसका म्यूजिक, डायरेक्शन, कहानी सब कुछ टॉप क्लास है। लेकिन फिर कहा जाता है कि असली खेल कुछ और है। इसकी असली ताकत एक खास टेक्निक में छुपी है जिसे कॉन्सेप्चुअल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। अब ये कॉन्सेप्चुअल स्पॉन्सरशिप है क्या? सोचिए, जब कोई डायरेक्ट ऐड आता है तो हम में से ज्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, पर यह तरीका अलग है। इसमें मैसेज को कहानी के अंदर ही ऐसे पिरो दिया जाता है कि दर्शक कहानी में इतने खोए होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब एक खास विचार उनके दिमाग में डाल दिया गया। इसी को वो विश्लेषण सॉफ्ट इन्फ्लुएंस कहता है। तो ये सॉफ्ट इन्फ्लुएंस काम कैसे करता है? इस पूरी आलोचना का जो निचोड़ है वो एक फॉर्मूले पर टिका है, और वो फॉर्मूला है असली वेरीफाई किए जा सकने वाले फैक्ट्स को काल्पनिक यानी फिक्शनल घटनाओं के साथ बड़ी चालाकी से मिला देना। इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखिए। फिल्म में 2014 के शपथ ग्रहण समारोह की एक असली न्यूज क्लिप दिखाई जाती है। ये एक फैक्ट है, और ठीक उसके बाद एक बनावटी सीन आता है जिसमें आईएसआई एजेंट्स को परेशान होते हुए दिखाया जाता है। ये फिक्शन है। अब होता क्या है कि जब इन दोनों को एक के बाद एक देखा जाता है तो दिमाग उन्हें आपस में जोड़ लेता है, और यही तो इस तकनीक का मकसद है। जैसा कि विश्लेषण कहता है, दिमाग एक असली चीज देखता है और उसे सच मान लेता है, और फिर जब तुरंत उसके बाद कोई बनावटी चीज दिखाई जाती है तो दिमाग उसे भी सच मानने लगता है। मतलब हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो सवाल करने की क्षमता है, वो एक तरह से बाईपास हो जाती है। इस बात को साबित करने के लिए विश्लेषण करने वाले ने खुद एक फेक न्यूज का टुकड़ा बनाया। देखिए, तरीका बहुत सिंपल है। पहले एक बड़ा सा बिना सबूत वाला दावा करो, फिर उसके पीछे दमदार म्यूजिक और एक रौबदार आवाज डाल दो, फिर कुछ सबूत दिखाओ लेकिन नीचे छोटे छोटे अक्षरों में डिस्क्लेमर लिख दो, और आखिर में सच झूठ पता करने की जिम्मेदारी दर्शक पर डाल दो। अगर कोई सवाल उठाए तो कह दो कि ये तो क्रिएटिव फ्रीडम है। तो अब तक हमने फैक्ट और फिक्शन के घालमेल की बात की। अब विश्लेषण एक और कदम आगे बढ़ता है। वो ये बताता है कि कैसे ये फिल्म अपने मैसेज को और भी असरदार बनाने के लिए सीधे सीधे लोगों की भावनाओं से खेलती है। और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है देशभक्ति। जब पर्दे पर भारत अपने दुश्मनों को हराता है तो दर्शकों को एक गर्व और जोश महसूस होता है। इसे आप एक तरह का डोपामिन हिट कह सकते हैं। और जब लोग अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो उनका दिमाग किसी भी छिपे हुए मैसेज को आसानी से कबूल कर लेता है। यहीं पर एक बड़ा नैतिक सवाल उठता है। देखिए, सिनेमा एक बहुत बड़ी ताकत है, तो क्या इस ताकत का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए लोगों की भावनाओं को कंट्रोल करने में किया जाना चाहिए? भले ही फिल्म के शुरू में एक डिस्क्लेमर लगा दिया हो, पर क्या ये सही है? जैसा कि कहा जाता है, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, फिल्म का असली पॉलिटिकल पेलोड, मतलब वो असल राजनीतिक मकसद जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत होती है देश में हुए एक बहुत बड़े नीतिगत फैसले को सही ठहराने से। फिल्म में नोटबंदी को कैसे दिखाया गया है? कहानी के मुताबिक नोटबंदी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पाकिस्तान से 600 करोड़ रुपए के नकली नोट यूपी चुनाव में धांधली करने के लिए भेजे जा रहे थे। मतलब एक राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया। और इस कहानी को और पुख्ता बनाने के लिए विश्लेषण के अनुसार फिल्म ने टाइमलाइन के साथ भी छेड़छाड़ की। एक कैरेक्टर है एसपी। असल जिंदगी में जिस व्यक्ति पर यह किरदार आधारित है उसकी मौत 2014 में हो जाती है, लेकिन फिल्म में उसे 2016 के बाद तक जिंदा दिखाया जाता है और उसकी मौत को नोटबंदी की कहानी से जोड़ दिया जाता है। जब इस पूरी इमोशनल कहानी से बाहर निकलकर सोचा जाए तो एक सीधा सा सवाल दिमाग में आता है, अगर ये पता था कि पैसा कहां से आ रहा है तो उसे बॉर्डर पर ही क्यों नहीं रोक दिया गया? पूरे देश में नोटबंदी जैसे बड़े कदम की क्या जरूरत थी? विश्लेषण का तर्क है कि फिल्म का दिया हुआ कारण लॉजिक पर खरा नहीं उतरता। और ये सिर्फ नोटबंदी की बात नहीं है।
विश्लेषण के मुताबिक फिल्म में और भी कई राजनीतिक संदेश डाले गए हैं, जैसे कि 70 साल तक देश को पाकिस्तान चला रहा था, या फिर विपक्षी पार्टियां पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज को विदेशी ताकतों से फंडिंग मिलती है, और इजराइल पर एक विवादित नीति को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाया गया है। ये सब एक पैटर्न का हिस्सा लगता है, एक पार्टी को हीरो बनाना और बाकी सबको विलन। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? सबसे बड़ा सवाल दर्शकों की भूमिका का है। लोग तो थिएटर में मनोरंजन के लिए जाते हैं, एक अच्छी फिल्म देखने के लिए, लेकिन विश्लेषण कहता है कि वो वहां से सिर्फ मनोरंजन लेकर नहीं, बल्कि एक खास तरह की सोच से प्रभावित होकर लौटते हैं। फिल्म की असली ताकत इस बात में है कि वो उन राजनीतिक बातों को कंफर्म करती है जो लोग शायद न्यूज में या कहीं और पहले से सुन रहे होते हैं। ये उन बातों को एक हीरोइक इमोशनल कहानी का रूप दे देती है, जिससे वो और भी सच्ची लगने लगती हैं। और यहीं पे वो बात आती है जो विश्लेषण कहता है, एक भारतीय नागरिक के तौर पर काम तो मनोरंजन पाना है, लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं और प्रभावित होकर वापस आते हैं। आज के इस दौर में जहां मीडिया इतना एडवांस्ड हो गया है, मनोरंजन और प्रोपेगेंडा के बीच की लाइन बहुत पतली हो गई है। तो आखिर में ये विश्लेषण हम सबको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई कहानी इतनी दमदार लगे, इतनी सच्ची लगे, तो फिर सच की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये फिल्म बनाने वाले की है या फिर देखने वाले की? और शायद यहीं पर मीडिया को समझने और सवाल पूछने की हमारी अपनी काबिलियत सबसे जरूरी हो जाती है।